नज़ीर बनारसी का एक शेर है, जन्नत की तस्वीर को देखो, आओ ज़रा कश्मीर को देखो। नमस्कार, मैं हूं विष्णु पांडे और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। कश्मीर का नाम सुनते ही आपके जहन में कश्मीर की जो तस्वीर आती है, क्या वही तस्वीर कश्मीरी पंडित के जहन में भी आती है? कभी सोचिएगा, हाल ही में 19 जनवरी बीती है। ये वो तारीख है जब हज़ारों कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से रातों रात निकलना पड़ा। सांप्रदायिकता के नाम पर कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ था, उससे पूरा देश परिचित है। और आज हमारे साथ आदित्य कौल जी उन्हीं कश्मीरी पंडितों में से एक हैं जिन्हें अपने घर वापस जाने का हर दिन इंतजार रहता है। आदित्य कौल देश के बड़े जाने माने पत्रकार हैं, लेकिन आदित्य जी आज हमारे साथ एक पत्रकार के तौर पर नहीं बल्कि एक कश्मीरी पंडित के तौर पर मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु। सर, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि कश्मीर में जो हिंसा जो हुआ आज, हमें क्योंकि ये पता है जनवरी में ही सब शुरू हुआ था, जनवरी, तो कब कैसे क्यों भड़की कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हिंसा? देखिए विष्णु, आजकल के युग में और आजकल जो मीडिया में आप सुनते हैं या लोग पढ़ते हैं देखते हैं, तो हमारी मेमोरी जो है बहुत ही शॉर्ट टर्म है। तो हम जो आसपास देखते हैं पढ़ते हैं वो याद रखते हैं कुछ समय तक, फिर भूल जाते हैं। तो ऐसे में कश्मीर प्रेजेंट के संदर्भ में ही लोग देखते हैं, ये नहीं देखते कि पिछले 30 साल 40 साल या 50 साल में कश्मीर में क्या हुआ, किन लोगों के साथ क्या आप बीती हुई, क्या कुछ लोग शरणार्थी हुए, कुछ लोगों को मारा गया, क्यों मारा गया, क्या धर्म के आधार पर मारा गया, क्या वो हिंदुस्तान की बात करते थे इसलिए मारा गया। तो हमारे साथ भी यही हुआ। मैं कश्मीरी पंडित समुदाय से हूँ और कश्मीरी पंडित समुदाय का कश्मीर से जो है एक पलायन हुआ, निर्वासन हुआ 1990 में। और मैं उस वक्त 1 साल का भी नहीं था जब मुझे और मेरे परिवार को वहाँ से निकलना पड़ा, इसलिए क्योंकि वहाँ पर आतंकवादियों ने धमकियाँ दी, वहाँ पर मस्जिदों से जो है स्लोगन्स निकाले गए कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ, और बोला गया कि कश्मीरी हिंदू यहाँ से निकल जाएं या अपनी महिलाओं को यहाँ पर रख लें हमारे साथ। सर, हमारे लिए वो स्लोगन आप अगर बताना चाहें। हाँ, रलिव गलिव या चलिव, ये स्लोगन है। रलिव गलिव चलिव का ये मतलब है या तो हमारे साथ मिल जाओ, हाँ जी, या तो हम आपको मार देंगे, मर जाओ, या तो यहाँ से भाग जाओ पूरी तरीके से। तो उसका कहने का मतलब ये भी था, और ये भी स्लोगन वहाँ पर होता था कि जो आपकी औरतें हैं उनको आप हमारे साथ रखो, ये भी एक स्लोगन था। और डर का माहौल था इतना ज़्यादा कि लोगों को समझ नहीं आया कि क्या करें। आजकल तो जो पिछले 30 सालों से जो आतंकवादी हैं वहाँ पर या अलगाववादी हैं, वो कहते हैं कि जो गवर्नर थे उस समय जगमोहन, उन्होंने निकाल दिया कश्मीरी पंडित। अरे कैसे निकाल सकता है? मैं बार बार आपको उदाहरण देता हूँ कि दिल्ली में दंगे हुए या मुजफ्फरनगर में दंगे हुए या कई और दंगे देश भर में होता है। तो वहाँ पर अगर वहाँ का गवर्नर या चीफ मिनिस्टर या वहाँ का DM चला जाए और लोगों को कहे कि आप जो है यहाँ से हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई कुछ समय के लिए यहाँ से निकल जाइए, यहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर, और बाद में आपको वापस ले जाएंगे, ऐसा कभी होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लोग डर के माहौल में, जब आपको निर्ममता से आपको मारा जाता है, आपके बच्चों को मारा जाता है, जो है वहाँ पर मैसेकर होते हैं, तब जाकर वहाँ पर जो है लोग निकलते हैं। ये हिस्ट्री में देखा गया है। तो वहीं कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ। 90 में उनको निकाला गया, फिर बहुत ही जो है बदतर हालत में कैंपों में रहे जम्मू में। हमारे पास भी जो मेरा परिवार था वो जम्मू में एक कमरे में रहा जो कि गैराज था कई महीनों तक, और गैराज के साथ ही एक तबेला था। तो उसमें हमारे 15 से 20 लोग जो हैं परिवार के वहाँ पर 3-4-5 महीने रुके। मैं तो ये दाद देता हूँ और सैल्यूट करता हूँ अपने माँ बाप को कि उन्होंने फैसला लिया कि हम दिल्ली आएँ, दिल्ली में अपनी ज़िंदगी फिर से जो शुरुआत करें। और तभी मुझे लगता है कि मुझे अच्छी परवरिश मिली, अच्छा जो है एजुकेशन मिला, और आज मैं आपके सामने यहाँ पर जो है TV9 में पॉडकास्ट दे रहा हूँ। तो यही हमारे पूरे जो है कम्युनिटी के साथ हुआ, आज भी हो रहा है। और आज इसलिए हो रहा है क्योंकि कम्युनिटी जो आगे बढ़ी या सक्सेसफुल हुई वो अपने मेरिट पर हुई, अपने इंडिविजुअल उस पर हुई, लेकिन हमें जो है इंसाफ नहीं मिला। एक भी आतंकवादी को पिछले 35 सालों में जो है सज़ा नहीं मिली कश्मीरी पंडितों को मारने के लिए, निकालने के लिए, हमारे मंदिरों को जलाने के लिए, हमारे घरों को पूरी तरीके से तबाह करने के लिए। सर, आपने 19 जनवरी को एक पोस्ट किया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसमें आपकी पुरानी तस्वीरें और सारी चीज़ें थी। टिकट था, उस बस का टिकट था जो बस पकड़ के आपका परिवार कश्मीर से यहाँ दिल्ली आया था। तो वो टिकट जब आप देखते हैं, उस टिकट को देखकर आपके मन में क्या विचार होता है? क्योंकि आप तो उस समय बचपन था जो भी था, उसने इतनी यादें नहीं हैं। तो वो टिकट देख के आपके मन में जो पहला ख्याल आता है, वो दर्द आप साझा करें हमसे।
देखिए, मेरे मन में तो दर्द तो हमेशा से था, क्योंकि जब हम दिल्ली आए मैंने अपने माँ बाप को देखा, चाहे मैं बहुत ही छोटा था, लेकिन अभी भी मुझे थोड़ा बहुत याद है कि कैसे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आप देखिए, जम्मू में जो मैं आपको एक कमरे की बात कर रहा हूँ, तबेले की बात कर रहा हूँ, कि हम गैराज में रहे, और हमसे भी बुरी हालत तो और बाकी लोगों की थी जो टेंटों में रह रहे थे, हज़ारों की तादाद में। और उसके बाद जब हम दिल्ली आए, दिल्ली में एक इलाका है शक्करपुर, हाँ जी। शक्करपुर में हम एक कमरे में रहे, और वो एक कमरा था, हम 6 महीने वहाँ रहे, और वो गर्मी के महीने थे, और उस एक कमरे में एक खिड़की भी नहीं थी। तो बताइए। उस हालत में हम वहाँ पर रहे। जम्मू में आप देखिए कई सालों तक, करीबन 18-20 साल तक लोग एस्बेस्टॉस शीट वाले टेंट में जो है रहे, जो आप देख रहे हैं ना इग्लू, आइसलैंड में और हाँ जी, डेनमार्क में, हाँ, बाकी जगहों में, उन इग्लू टाइप के छोटे स्ट्रक्चर्स में 7-7 8-8 लोग के परिवार, इस जो स्टूडियो है आपका, इससे भी छोटा जो है वहाँ पर रहने की सुविधा थी। तो आपने बोला कि हर 19 जनवरी को मैं ये शेयर करता हूँ। जी बिल्कुल करता हूँ, क्योंकि मुझे ये स्पष्ट रूप से एक मेरे दिल में है कि नेवर फॉरगेट एंड नेवर फॉरगिव। जी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बंदूक उठाऊंगा और जिसने हमारे खिलाफ कुछ किया उसको मार दूंगा, लेकिन ये इतिहास है। जो जूस हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी मेमोरी याद रखी, उन्होंने हॉलोकॉस्ट का म्यूजियम याद वशम जो है जेरूसलम में बनाया है, और आप वहाँ जाएंगे तो आप एकदम ही मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि कैसे उन्होंने 100 साल पहले जो हुआ, या 80 साल पहले हुआ, 70 साल पहले हुआ, उसको जिंदा रखा है। वहाँ पर उन लोगों की आप बीती जो मारे गए हैं, उन परिवारों का इतिहास वहाँ पर रखा है। हम वो नहीं कर पाए, लेकिन मैं अपने तौर पर वो जो बस की टिकट मेरे माता पिता ने या बाकियों ने ली थी, वो अभी भी मेरे पास टिकट रखी हुई है। मेरे पिताजी ने वो संभाल के रखी हुई है, जो आखिरी टिकट हमने ली थी। इसके अलावा जो उस समय के थोड़े बहुत हमारे पास चित्र हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वो रहीं। और आप देखिए, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये कहता हूँ कि 90s के मिड में दूरदर्शन ने, मेरे एक ग्रेट ग्रैंडफादर हैं मास्टर शमशाद चंद कौल थे, जी। उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई, एक कश्मीर फाइल करके प्रोग्राम आता था दूरदर्शन में। जिस दिन उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई कि इन्होंने 10-12 किताबें लिखी हैं, इनके घर पे म्यूज़ियम है, इनके घर पे 5 से 10 हज़ार किताबें हैं, उसी दिन शाम को लोकल जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, इस्लामिस्ट हैं और जो आतंकवादी हैं, उन्होंने हमारा घर जला दिया कश्मीर में। हमारा घर रैनावारी में था, जो श्रीनगर में पड़ता है, लाल चौक से करीबन 4 से 5 किलोमीटर, और पूरा घर पूरी तरीके से जला दिया गया आपका। और आप सोचिए, कई सालों तक जो है, 90 से जब हम निकले, 95-96 तक, मेरे पिताजी सोचते रहे कि मैं किसी तरीके से वहाँ से सामान निकलवाऊँ। सामान वहीं सारा रखा हुआ है, 100 साल का वो घर है हमारा, और किसी तरीके से सब लाऊँ, लेकिन डर का माहौल इतना था, कोई जा नहीं पाया। इंडियन आर्मी ने भी हमको बोला कि आप हमें लिखित में दीजिए कि हम आपका सामान वहाँ से निकाल के वापस लाएं, लेकिन हमने भी सोचा कि क्यों हम वहाँ ऐसा निकाल रहे हैं, क्योंकि एक दिन तो वापस जाना है। और फिर ऐसी घटना हुई कि पूरा घर ही हमारा जला दिया। और जब 90 में हम निकले थे, सिर्फ 2-3 चीज़ें ही वहाँ से, मेरी माँ वहाँ से निकल पाई। मेरा अगला सवाल यही था जी जी कि वो 2 क्या चीज़ें थी जो आपकी माँ वहाँ से, बहुत मैंने सुना इसके बारे में, रिसर्च की पता चला कि वो 2 चीज़ें क्या थी जिसे आपकी माँ बचा के लेके आई थी वहाँ से? देखिए, 2 चीज़ें ये थीं, एक तो हमारे मार्कशीट और सर्टिफिकेट, वो भी पूरे नहीं ले पाए क्योंकि मेरे पिताजी पीएचडी हैं, और वो जो पीएचडी का फाइनल उनका सर्टिफिकेट था, वो उनको मिल नहीं पाया। तो अब वो पीएचडी कहते भी हैं अपने आप को, लेकिन नहीं भी, क्योंकि सर्टिफिकेट तो है नहीं प्रूव करने के लिए। उसके बाद जो हमारा सर्टिफिकेट्स के अलावा जो वहाँ का मंदिर था, क्योंकि वो हमारा मंदिर कई सालों से वहाँ पर था, तो उसको हम कश्मीरी में ठोकरकुट कहते हैं। वो ठोकरकुट, और हिंदुस्तान में भी जो ठाकुर की कुटिया टाइप, बिल्कुल। तो वही मैं कहने वाला था कि ठाकुर जी जैसे हम यहाँ यूपी में या बाकी जगह बोलते हैं, कृष्ण जी को ठाकुर जी की कुटिया। उसी तरीके से ठोकरकुट जो था वो लाया, और वो ठोकरकुट आज भी, मैं यहाँ नोएडा में रहता हूँ, और हमारे जो मंदिर है वहाँ पर वो ठोकरकुट है, वहाँ पर सुबह और शाम आज भी पूजा होती है। तो हमारा ये दृढ़ विश्वास है कि चाहे मेरे माता पिता कश्मीर वापस ना जा पाएँ, चाहे मैं ना जा पाऊँ, चाहे आगे अगर मेरा बच्चा होता है तो वो ना जा पाए, लेकिन एक दिन तो ऐसा आएगा जब हम कश्मीर वापस जाएंगे, हमारा हक वापस लेंगे, हमारी ज़मीन वापस लेंगे, और हमारे जो रूट्स हैं, हमारी जो जड़ें हैं, वो कश्मीर में अभी भी हैं। सर, अगला सवाल मेरा ये है कि अगर आप कश्मीर गए
आप आपने अपने बच्चों की बात की, जैसे कि आप ही चले गए, हम तो चाहते हैं ये वो, तो आप सबसे पहले वो चीज़ क्या करेंगे कश्मीर जाके कि आप कश्मीर पहुंच गए, और आपका कौन सा वो कदम होगा जो कश्मीर में आप क्या जाके, क्या कश्मीर का क्या खाना पीना, जो भी कश्मीर, ऐसा क्या है कि जो आप वहाँ सबसे पहले करना चाहेंगे जाते ही? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कश्मीर जाने का मौका मेरे को सबसे पहले 2013 में पड़ा। मैं एक नेशनल न्यूज़ चैनल में काम करता था और वहाँ पर इंडियन आर्मी के ऊपर मुझे एक स्टोरी करनी थी, क्योंकि वहाँ पर एक एनकाउंटर चल रहा था बहुत बड़ा बॉर्डर पर, केरन सेक्टर में, नॉर्थ कश्मीर में। तो मैं 2013 में वहाँ गया। 2013 से आज आ गया है 2025। मैं करीबन 40 से 50 बार कश्मीर गया हूँ, लेकिन हमेशा मैं एक पत्रकार की भूमिका में वहाँ गया हूँ। जी सर, मेरा यही सवाल है कि आप जी। जब भी जितनी भी बार कश्मीर गए हैं पत्रकार की भूमिका, एक कश्मीरी पंडित के तौर पर आपको अगर वहाँ पे फिर से जगह मिली, आपका घर मिला जो कि आपका है, सब कुछ आपका है, तो फिर आप सबसे पहले क्या करेंगे वहाँ जाके? देखिए, यही मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं हमेशा पत्रकार की भूमिका में वहाँ गया। कभी भी मुझे ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं एक कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू के तौर पे वहाँ पर वापस जाऊँ और एक रिक्लेम करूँ कि ये मेरा घर है, यहीं मेरी परवरिश होनी चाहिए, यहीं मेरा जो है चाइल्डहुड होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। और अब सच्चाई तो ये है कि मैं नहीं देखता कि इमीडिएटली फ्यूचर में ऐसा कुछ मौका मुझे मिलेगा कि मैं वहाँ वापस जाऊँ। लेकिन मेरी अभी हाल ही में 1 साल पहले शादी हुई और उसके बाद मैंने ये एक संकल्प लिया कि जल्द मैं परिवार के साथ कभी कश्मीर जाऊं। और पिछले 10-15 साल में या 30 साल में तो मौका नहीं मिला, लेकिन जुलाई के महीने में अचानक ऐसा हुआ कि मैं अपने माता पिता और मेरी वाइफ दिव्या के साथ वहाँ पर कश्मीर गया। और जैसे ही हम एयरपोर्ट पे लैंड किए, तो लैंड करते ही हम सबसे पहले खीर भवानी मंदिर गए, जो गांदरबल सेंट्रल कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और वो ही हमारे जो हैं कुल देवी हैं या कुल देवता हैं। और वहाँ पर ही हमारी जो है, जब मैं पैदा भी हुआ था, कश्मीर में पैदा हुआ था, और वहाँ पर ही मुझे सबसे पहले लेके गए थे। तो आप तो ये कहते हैं कि आप सबसे पहले क्या करेंगे अगर आपको ऐसा कोई मौका मिला, लेकिन मेरे मन में ये है कि मैं तो वहाँ पर एक पूरी तरीके से खो जाऊँगा, क्योंकि मैं तो अपना घर ढूंढता रहूँगा वहाँ पर। यही मेरे साथ 2013 में भी हुआ कि जब मैं अपनी रिपोर्टिंग असाइनमेंट मैंने 1 हफ्ते में ख़त्म की, आखिरी में एयरपोर्ट जाने से पहले 1 दिन पहले मैंने सोचा कि मैं अपना घर देखूँ, जहाँ पर मेरा था घर। और वहाँ पर मेरी गाड़ी रुकी एक जगह, रैनावारी करके जगह है, और मैंने अपने माता पिता को वीडियो कॉल किया और बताया कि कहाँ पर ये घर है, आप मेरे को बताइए। तो उन्होंने बोला, नहीं, आपकी गाड़ी जहाँ से रुकी है वही तो आपका घर है, वहीं आपका घर हुआ करता था। तो मैंने पूरा मंदिर देखा, वहाँ आज़ादी के वो इस्लामी स्लोगन लगे हुए थे हमारे मंदिर के बाहर, चेरी के पेड़ थे, सेब के वहाँ पर पेड़ थे, बहुत कुछ था, लेकिन एक बहुत ही खोखलापन ये था। क्योंकि आप ये सोचिए कि रैनावारी 1990 तक एक ऐसी जगह थी जहाँ 100% कश्मीरी पंडित रहते थे। आज ये ऐसी जगह है जहाँ एक भी कश्मीरी पंडित नहीं रहता। तो ये कश्मीरी पंडितों की कहानी है, जहाँ पर आज हमें होप नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ ये बताऊँ, होप, एक ग्लिमर ऑफ होप मेरे को कैसे आती है। जब 5 अगस्त 2019 को हमने 370 हटाया, भारत सरकार ने हटाया, भारत ने हटाया, तो ये कश्मीरी हिंदुओं को या जम्मू कश्मीर के जो अलग अलग लोग हैं, चाहे वो गुज्जर बकरवाल हों, चाहे जम्मू के डोगरा हों, चाहे पहले लद्दाख भी जम्मू कश्मीर में था, लद्दाख के लोग हों, एक नई जो है ऊर्जा लोगों में आई कि अगर 370 हट सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि कई सालों तक मैंने भी, मेरे समुदाय ने भी बहुत मेहनत की। क्योंकि आप अगर पहले 1990 के बाद का 2 दशक देखेंगे तो कश्मीरी पंडितों की कोई चर्चा ही नहीं करता था, बात ही नहीं करता था। मीडिया में भी जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव था वो अलगाववादी नेताओं का था, या नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के जो नेता हैं उनका था, या बाद में यहाँ की जो बीजेपी, कांग्रेस या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। कश्मीरी पंडितों की बात कोई नहीं करता था। एक बड़ी टोकन सर्विस होता था, एक बहुत ही झूठा एक स्टेटमेंट देते थे कि आपके बिना जो कश्मीर जो है अधूरा है। एक छोटा सा फ्लैश टाइप एंड में चलता था, एक बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए कि कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है। अरे इसका मतलब क्या है? अगर अधूरा है तो आप न्याय दीजिए। आप जो आतंकवादी हैं या दरिंदे हैं, यासीन मलिक हैं, बिट्टा कराटे हैं, गिलानी भी अभी तक थे, उन सबको सजा दीजिए, उनको अरेस्ट कीजिए। अब देखिए आयरनी क्या है, यासीन मलिक जेल में है आजकल। यासीन मलिक JKLF का आतंकवादी था, जिसने इंडियन एयरफोर्स के 4 लोगों को मारा। उसने उस वक्त जो हमारे गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, उसकी बेटी रुबिया सईद को किडनैप किया और कश्मीरी पंडितों को भी मारा। लेकिन आज वो उन केसों में जेल में नहीं है। 2016-2017 में NIA ने एक हवाला का केस किया,
जिसके तहत उसको अरेस्ट किया गया और आज उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है, वो तिहाड़ जेल में है। अब ये तो तय हो गया है कि यासीन मलिक तिहाड़ जेल में ही रहेगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में होगी और जब उसकी मृत्यु होगी जैसे भी होगी वो तिहाड़ जेल में ही होगी। लेकिन जो असली उसकी करतूतें हैं, जो असली उसने इंसानियत के खिलाफ जो काम किया है, जो उसने लोगों को, कश्मीरी पंडितों को मारा है, कश्मीरी मुसलमानों को मारा है, उसने इंडियन एयरफोर्स के लोगों को मारा है, 35 साल से वो केस जो हैं जम्मू के टाड़क कोर्ट में चल रहे हैं। क्या कोई ऐसा देश होगा जहां पर एक आतंकवादी ने इंडियन एयरफोर्स के लोगों को मारा है, एयरफोर्स के लोगों को मारा है, जो हमें वहां पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और 35 साल से, और आप हमारी बात तो छोड़ ही दीजिए, पंडितों से अलग एयरफोर्स के लिए तो लड़िए, आप सोल्जर के लिए तो लड़िए। वो मैंने आरटीआई फाइल किया आज से 20 साल पहले और पता करने की कोशिश की वो लोग कहाँ हैं आजकल, और उनसे मिला, उनसे बातचीत की, फिर शुरू किया। 2006 में मैंने एक ग्रुप बनाया रूट्स इन कश्मीर, और उसके तहत हमने बहुत बड़ी एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की, और साथ ही यासीन मलिक और गिलानी के खिलाफ भी एक कैंपेन लॉन्च की। मैं एक मीडिया समूह का एक कॉन्क्लेव था, वहाँ पर गिलानी को भी मैंने कन्फ्रंट किया, यासीन मलिक के खिलाफ सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। उन दिनों क्या होता था, हम यासीन मलिक के खिलाफ बोलते थे, गिलानी के खिलाफ बोलते थे, और कश्मीरी पंडितों को अरेस्ट कर दिया जाता था। आप सोचिए, ये भी जमाना था जब कश्मीरी पंडित जो है विक्टिम्स हैं, वो अपनी आवाज आतंकवादी के खिलाफ उठाते हैं, तो आतंकवादी को बोलते हैं ये यूथ आइकन है, ये जो है देश का भविष्य है, ये गांधीयन है। लेकिन कश्मीरी पंडित जो है वो आतंकवादी हैं, कश्मीरी पंडितों को आप अंदर डाल दीजिए। ये आज से 15-20 साल पहले होता था जी। तो अब जब 370 हटा है, तो ये एक मानसिक झटका लगा है उन अलगाववादियों को, उन आतंकवादियों को, उन इस्लामिक कट्टरपंथियों को, जो चाहते थे जम्मू कश्मीर का पूरी तरीके से विभाजन हो जाए। अब मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और भारत सरकार ने ये तो तय कर दिया कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर भारत से अलग नहीं हो सकता। आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी में आपने ये नहीं किया, ये करना चाहिए था, पुलवामा के ऊपर आप कह सकते हैं इंटेलिजेंस फेलियर था, या उसके बाद जो आतंकवादी हमले हुए। लेकिन 370 मुझे लगता है पिछले 70 सालों में एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है जो कि कोई और सरकार, चाहे बीजेपी की भी सरकार पहले रही है, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं, वो भी कश्मीरियत और इंसानियत की बात करते रहे, लेकिन इसके आगे जो लोग उनके साथ गलत करते थे उनके खिलाफ उन्होंने नहीं किया था जी। मेरा अगला सवाल ये है सर कि कितना मुश्किल होता होगा आप लोगों के लिए, आप लोगों से मतलब मेरा पूरे कश्मीरी पंडित समुदाय से है, कि खुद के देश में ही माइग्रेटेड किए जाने का दर्द। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको विष्णु ये कहूँ कि माइग्रेंट कहना ही बहुत गलत है जी। वही मैं कि लोग गलत परिभाषा, गलत वर्ड यूज करते हैं, बहुत गलत परिभाषा। और आप ये सोचिए कि पहले कांग्रेस या लेफ्ट की सरकार थी, सबसे पहले तो बीजेपी की सपोर्टेड सरकार थी, फिर कांग्रेस लेफ्ट की सरकार थी, मिलीजुली सरकार थी, यूपीए 1, यूपीए 2, एनडीए 1, एनडीए 2, सारी सरकारें आ गई। हमने सोचा था कोई तो इसका संज्ञान लेगा, कोई तो कुछ करेगा, लेकिन कुछ नहीं किया गया। अब आप देखिए माइग्रेंट क्या होता है। माइग्रेंट दो चीज़ें होते हैं। माइग्रेंट होता है पक्षी जो इधर से उधर जाता है अपने सीजन के हिसाब से, वो कभी नॉर्थ ईस्ट में होगा, फिर साउथ इंडिया आएगा, फिर जो है पूरे ओशन को क्रॉस करते हुए अफ्रीका चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा, एट द एंड वो घर आता है। एट द एंड वो घर आता है। माइग्रेंट दूसरा क्या होता है, जो अलग अलग राज्यों से, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, पूरे कहीं भी, जम्मू कश्मीर भी हो सकता है, बंगाल भी हो सकता है, केरला भी हो सकता है, वहां से नौकरी के लिए, पैसे कमाने के लिए या किसी दूसरी चीज़ के लिए दूसरे स्टेट में, नई दिल्ली आता है, बम्बई आता है, बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, पैसे ज़्यादा कमा सकूं, लोगों को पेट भर सकूं, अपने परिवार का जो है अच्छा उद्धार कर सकूं। अब हम तो माइग्रेंट है नहीं, हमारा तो घर ही छीन लिया गया, हमारा घर छीन लिया गया। हमने ये तो नहीं बोला कि हमारी नौकरी के लिए हम बाहर जाएंगे, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बाहर जाएंगे। हमारी तो हालत ख़राब हो गई, हमारे तो घर जला दिए गए, पैसे सारे डूब गए पूरी तरीके से, बहुतों के घर तो ऑक्यूपाई कर दिए गए, तो बहुतों का बहुत नुकसान हुआ है। हमको आप माइग्रेंट कैसे कह सकते हैं? हमको आप या तो ऐसा कहें कि हम इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल हैं, जो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन है आईडीपीज, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, या तो आप आईडीपी बोलें, या तो आप बोलें रेफ्यूजीज इन योर ओन कंट्री, हम शरणार्थी हैं, रेफ्यूजी हैं अपने ही देश में, या तो आप कहें फोर्स्ड एक्सोडस, या कुछ आप टर्म करें। तभी कश्मीरी पंडितों की पहले से ये डिमांड रही है, और मोदी जी और अमित शाह को भी बार बार ये बोला गया है कि आपने कश्मीर में अच्छा काम किया। लेकिन कश्मीरी पंडित तब तक वहाँ नहीं जाएंगे, एक तो जब तक न्याय ना मिले, जब तक वहाँ पर कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर ना हो, रेडिकलाइजेशन, टेररिज्म कम ना हो। हाल ही के सालों में आपने देखा 2021 से कि कैसे चुन चुन के कश्मीरी पंडितों को भी वहाँ मारा गया, चाहे वो केमिस्ट था, चाहे वो कोई टीचर था, या बाकी लोग थे। बाकी हिंदुओं को भी, डोगरों को भी वहाँ पर मारा गया, जो वहाँ पर अध्यापक थे, टीचर थे। सिखों को वहाँ पर मारा गया।
तो ये माइनॉरिटीज़ को टारगेट करना अभी भी चालू है। तो ऐसे में कश्मीरी पंडित वहाँ वापस कैसे जा सकता है? और हमारी एक डिमांड ये रही है कि एक जो है कमिटी का गठन हो, एक कमीशन जो कि इसको पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हम 3 बार गए, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला नहीं ये तो 35 साल पहले हुआ था, इस पर हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। अरे भाई, जो सिखों के साथ नरसंहार दिल्ली में हुआ, 3000 से ज़्यादा सिख मारे गए, मतलब मेरा तो दिल ये हो जाता है कि सिखों के साथ कितना बुरा ये हुआ, और आज भी उसमें न्याय हो रहा है। 40 साल बाद भी उसका केस जो है पेंडिंग है, बहुत सारे सज्जन कुमार हो, बाकी लोग हों, तो कश्मीरी पंडितों के साथ जो कश्मीर में हुआ उसमें क्यों नहीं हो सकता? अब अगर इंडिविजुअली आप केस नहीं कर सकते, मैं समझता हूँ, लेकिन कमीशन तो गठन हो सकता है। कमीशन उन विक्टिम्स के साथ बातचीत करे, जो उनके पास दस्तावेज हैं, जो लोग मारे गए या अटैक हुआ, उनके दस्तावेज ले और एक रिपोर्ट बनाए कि ऐसे ऐसे हुआ, ये विक्टिम है, और इस चीज से नामकरण होगा, ये एक्सोडस बोला जाएगा या जेनोसाइड बोला जाएगा या एथनिक क्लेंजिंग बोला जाएगा। कुछ तो इंसानियत के खिलाफ ये हुआ है। क्या आप इतिहास से ही हटाना चाहते हैं? हाँ, वही इंसाफ तो छोड़िए, आपको सही शब्द भी नहीं दिया जा रहा है कि आप हैं कौन। बिल्कुल जी। मेरा अगला सवाल ये है कि जिन फिलिस्तीनियों को लेके कश्मीरी मुस्लिमों की मसालें निकल आती हैं, सड़कों पे आ जाते हैं, नारे लगते हैं, क्या कभी उन मुस्लिमों में ये नहीं है कि हम कश्मीरी पंडितों पे भी बात करें, कश्मीरी ब्राह्मणों पर भी उनकी जुबान क्यों नहीं, उनकी मसाले क्यों नहीं निकल आती? देखिए, यही तो मैंने गीलानी को बोला था। गीलानी जब उस मीडिया कॉन्क्लेव में हुए थे और मैंने उनका जो है वहाँ पर पूरे तरीके से एक्सपोज किया, और फिर वो वीडियो बहुत वायरल हुआ पिछले 10-15 सालों में। मैंने गीलानी को क्या बोला? मैंने बोला, मैं आपकी असलियत जानता हूँ। आज तक आपने लाल चौक बंद नहीं कराया कि यासीन मलिक या बिट्टा कराटे या जितने भी आतंकवादी हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा, तो आप कैसा हिपोक्रेसी की बात करते हैं? और आपने अपने ही जो अब्दुल गनी उनके लोन थे, जो एक बहुत बड़े जो नॉर्थ कश्मीर के लीडर थे, उनको आपने खुद ही पाकिस्तान के साथ मिलकर मरवा दिया। हाँ। वो तो सच्चाई है। उनके खिलाफ भी आपने कोई शटडाउन नहीं कराया, कोई कुछ नहीं कराया कि पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा इसका। उसके बाद आपने कई सालों तक, 2006 से लेकर करीबन 2016-17 तक, आपने एक जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप बनाई, जिसमें यासीन मलिक, मीरवाइज और गीलानी थे, और आपने कश्मीर बंद किया, आपने शटडाउन किया, आपने स्ट्राइक की, आपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद किए, आपने करियर के साथ खिलवाड़ किया बच्चों के, पूरी तरीके से आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की जहाँ स्टोन पेल्टिंग होती थी। आप लोगों को कहते थे कि आपको जिहाद लड़ना पड़ेगा हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुस्तानियों के खिलाफ, और आप जो हैं हिंदुस्तानी नहीं हैं। तो उसका क्या सच्चाई हुआ? और खुद के बच्चे उनके मलेशिया में, यूके में, यूएस में पढ़ाई करते थे, बिजनेस करते थे, खुद के बच्चे पत्थर नहीं मारते थे, लेकिन बाकी कश्मीरियों के बच्चों से पत्थर मरवाते थे, आर्मी के खिलाफ, सीआरपीएफ के खुद खिलाफ। के बच्चे बाहर। और तो ये सच्चाई है, ये हर कॉन्फ्लिक्ट जोन में हुआ है। अभी पैलेस्टाइन में भी यही हो रहा है। जी। मैं पैलेस्टाइन के लोगों के बिल्कुल हक में हूँ कि उनका स्टेट होना चाहिए, इजराइल के बराबर वहाँ पर होना चाहिए, और उनका पहले तो ये ब्रेन वॉशिंग और ये रेडिकलाइजेशन खत्म होनी चाहिए। वहाँ पर भी क्या हुआ, जो हमास के आतंकवादी हैं या उसके सरगना हैं, जो कतर में रहते थे, उनके पास बैंक बैलेंस, पूरा विला, सब कुछ वहाँ पर था, अय्याशी करते थे वो लोग। लेकिन जो कॉमन फिलिस्तीनी लोग हैं गाजा में या बाकी जगहों पे, उनको सफ़र करना होता था, वो पत्थर उठाते थे, वो बंदूक उठाते थे। तो आज भी उनके साथ यही आप बीती हो रही है। जब वहाँ पर स्टेट था तो आपको 7 अक्टूबर को आतंकवादी हमला करने की क्या ज़रूरत थी? तो यही एक सच्चाई है। जब तक ये कट्टरपंथी विचारधारा या आतंकवाद रहेगा, तब तक मुझे लगता है कि कोई भी अल्टीमेट पीस नहीं हो सकता। तो जम्मू कश्मीर में भारत सरकार ने एक उदाहरण बहुत बड़ा दिया है और पाकिस्तान को भी मैसेज दिया है कि आप ये बार बार नहीं कर सकते हमारे साथ। अब बस हुआ। और अगर पाकिस्तान पुलवामा के भी आगे अब बढ़ता है, उसे पता है कि बालाकोट या सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा एक हमला वहां पर होगा। जी। अगला सवाल सर ये है कि 300, हमने ऐसे बहुत जगहों पे सुना, आपके इंटरव्यूज और आप पे पता चला, तो 370 हटने से पहले गृह मंत्री अमित शाह जी का आपके पास मैसेज या फिर संदेश आया था, तो उस बारे में कुछ आप बताएं। देखिए, गृह मंत्रालय ने मुझे बोला कि आप कश्मीर जाइए और कश्मीर पे थोड़ा शोध कीजिए, आप वहाँ पर लोगों से मिलिए, आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला मुझे तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो वैसे ही आपको बता दूंगा। तो मैंने वहाँ गया, हम एक एडिटर्स की टीम वहाँ पर गई, हम गवर्नर से मिले, हम डीजीपी से मिले, जितने भी वहाँ फोर्सेस हैं उन सब के चीफ ने हमें एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी 2-3 घंटे की। हम वहाँ पर जो ट्रेडर एसोसिएशन है उनसे मिले, टूरिस्ट एसोसिएशन है, सब, सिविल सोसाइटी से भी मिले, गवर्नमेंट ऑफिसर से भी मिले, सबसे मिले।
और उसके बाद मैंने एक रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी, और उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस रिपोर्ट पे बहुत जो है काम किया। अब वो सेंसिटिव रिपोर्ट थी, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी, लेकिन उसमें मैंने डिटेल्स दी कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसे लोग हैं जो भारत सरकार या हिंदुस्तान के खिलाफ वहाँ पर काम कर रहे हैं, हवाला रैकेटेरिंग में इन्वॉल्व हैं, जो यासीन मलिक, गिलानी या मीरवाइज जैसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और ये कश्मीरियों को बेवकूफ़ भी बना रहे हैं। और मुझे लगता है 80 से 90% उस रिपोर्ट पे बहुत हद तक काम हुआ है, और तभी हम आज देख रहे हैं कि आज पिछले 5 साल को आप पिछले 5 साल से अगर कश्मीर में जो है कंपेयर करेंगे, आप देखेंगे आतंकवाद कम हुआ है, इन्फिल्ट्रेशन कम हुई है, डेथ्स जो है सिविलियन कैजुअलिटीज़ या आर्मी कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम हुई हैं। हाँ, आजकल भी हमले हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा था कि 370 हटने से आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। कुछ ऐसे लीडर थे हिंदुस्तान में जो ये कह रहे थे कि 370 हटने से आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 370 और आतंकवाद का कोई आसपास में वो ही नहीं है, मेल ही नहीं है, संबंध नहीं है। तो 370 एक पॉलिसी डिसीजन है, ये एक चीज़ थी, प्रक्रिया थी जो करनी थी, क्योंकि 370 का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी था उसमें लिखा हुआ था पहले ही पन्ने पे टेम्पररी। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो लोकल पॉलिटिशियन है, एनसी, पीडीपी और बाकी, ये इन्होंने एक शगुफा टाइप रखा हुआ था कि इससे हम अपना स्टिक जो है नई दिल्ली में चलाते रहेंगे और हमारा बोलबाला वहाँ पर रहेगा। सर 370 हटने से वर्तमान सरकार का कश्मीर के प्रति जो रुझान है वो समझ आ रहा है जनता को कि कश्मीर को लेके वर्तमान भारत सरकार बहुत ही एग्रेसिव है, लेकिन कश्मीरी पंडितों को लेकर वर्तमान सरकार का क्या रुझान है? तो ये कश्मीरी पंडितों को क्या लगता है? देखिए, मुझे तो लगता है कि कश्मीरी पंडितों ने भारत सरकार का बहुत समर्थन किया है, कश्मीरी पंडितों ने उनका स्वागत किया है। मोदी जी को बहुत बार जो है पब्लिक फंक्शंस में, चाहे वो दिल्ली हो या अमेरिका हो, मिले भी हैं, उनका संबोधन किया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत बड़ा कुछ भारत सरकार ने अभी तक किया है। मुझे लगता है कि पहले ही ये कमीशन का गठन होना चाहिए, हिंदुओं को कश्मीर में न्याय मिलना चाहिए, ये पता होना चाहिए लोगों को भी, और ये इतिहास में दर्ज होना चाहिए। और मोदी जी और अमित शाह को ही ये करना चाहिए कि पता लगे कि ये जेनोसाइड था, एथनिक क्लिनजिंग था, फोर्स एक्सोडस था, क्या था। क्योंकि अगर ये नहीं करते तो इतिहास जो है एक बहुत ही अलग दृष्टि से इसको देखेगा। कुछ लोग कहेंगे ये तो झूठ है, कुछ हुआ ही नहीं था, कुछ लोग कहेंगे कि अरे कहीं पर तो इतिहास में ऐसा दर्ज ही नहीं है। तो ये कमीशन का गठन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो हमारे सारे मंदिर वहाँ पर हैं कश्मीर में, जम्मू में भी हैं लेकिन कश्मीर में बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, कुछ मंदिर इसमें ऐसे हैं बहुत ही बुरी हालत में हैं। तो आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ ने बहुत काम किया है वहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है कि भारत सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, बाकियों को एक बढ़ चढ़ के वहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है मंदिरों को एक मुहिम चलानी चाहिए। और दूसरा, वहाँ पर बहुत जगहों पे, बड़गाम हो या बाकी जगहें हों, जब कंस्ट्रक्शन होता है किसी नई बिल्डिंग का तो खुदाई होती है, तो खुदाई में बहुत बार मूर्तियाँ निकलती हैं वहाँ से। तो एक ये सर्वे वहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है। तो कहाँ कहाँ पर ऐसी चीज़ें वहाँ पर गड़ी हुई हैं, मूर्तियाँ हैं, बहुत मूर्तियाँ चोरी भी हुई हैं। तो इस कश्मीर पर की गड़ी हुई जड़ों को बाहर लाना, ये सच्चाई है। मतलब हिंदू पास जो कश्मीर का रहा है, चाहे वो अभिनव गुप्त हों, चाहे वो ललदेद हों, चाहे वो बाकी सेंट्स और सेजेस कश्मीर में रहे हों, उनका तो इतिहास है, उसका तो कोई इतिहास कोई जुटला नहीं सकता। हाँ। तो इस पर मुझे लगता है कल्चरल एस्पेक्ट पे भी जम्मू कश्मीर में काम करने की ज़रूरत है। और लास्टली, जो जम्मू में हमारे कश्मीरी पंडित अभी भी जिनकी हालत बहुत ख़राब है, जो पहले मुट्ठी, पुरखू, मिश्री वाला कैंपों में रहते थे, अभी उनको एक एक कमरे के वहाँ फ्लैट दे दिए गए हैं। जगती में एक बहुत बड़ा टाउनशिप है, एक एक कमरे के वहाँ पर भी फ्लैट हैं, वहाँ बिल्डिंगें टूट रही हैं, वहाँ पर पूरा प्लास्टर टूट रहा है, वहाँ पर महक मतलब बदबू इतनी ज़्यादा आती है कि वहाँ पर बीमारी फैल सकती है, वहाँ चिकित्सा की व्यवस्था अच्छी नहीं है, स्कूल अच्छे नहीं है। तो उन कश्मीरी पंडितों के लिए जो इकोनॉमिकली वीकर हैं जम्मू में, कोई सुविधा एक अच्छी वहाँ पर होनी चाहिए। और अल्टीमेटली तो कश्मीर में ही मुझे लगता है एक बड़ा एक टाउनशिप बनाना ज़रूरी है जहाँ पर कश्मीरी पंडित वापस आ पाएँ। क्योंकि ये कहना कि कश्मीरी पंडित वहीं वापस जाएं जहाँ वो रहते थे, वहीं ज़मीन खरीदें, वहीं ये करें, वो तो नहीं होगा। कश्मीरी पंडितों को एक जगह पे एक बड़ा एक टाउनशिप श्रीनगर या श्रीनगर के आसपास रखने की ज़रूरत है, जो कि फोर्टिफाइड हो, जहाँ सिक्योरिटी हो, वहीं पर कश्मीरी पंडित वापस जा सकते हैं। सर, कश्मीर में जो भी हुआ 90 के दशक में, ये राजनीतिक कारण थे या फिर सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक कारण था जो भी था? देखिए, 100% सांप्रदायिक था और कम्युनल था। राजनीतिक कैसे हो सकता है? राजनीतिक होता तो आप भारत सरकार के खिलाफ कदम उठाते। हाँ। आप सिर्फ आर्मी को या सिक्योरिटी फोर्सेस को, अगर आपने बंदूक उठाई भी, आप उनको टारगेट करते। आपने सिलेक्टिवली
कश्मीरी हिंदुओं को जो है वहाँ से भगाने की साजिश रची। आपने जो है मस्जिदों से स्लोगन ये करे कि हिंदू यहाँ से भाग जाएं या हमारे साथ मिल जाएं या हम उनको मार देंगे। तो इससे तो स्पष्ट होता है पूरी तरीके से कि कश्मीरी हिंदुओं को एक साजिश थी मारने की। और चाहते क्या थे ये लोग अल्टीमेटली पहले पाकिस्तान भी जाना नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि इस्लामिक शरिया लॉ जो है वो जम्मू कश्मीर में हो और जम्मू कश्मीर एक स्टेट की तरह उभर के आए। वो तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। भारत के साथ ही एक फ्यूचर है। आप देखिए ना, पूरे हिंदुस्तान में एक सर्वे करिए, हिंदुस्तान में जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें टॉप डॉक्टर्स कश्मीरी मुसलमान हैं। हिंदुस्तान में जितने भी टूरिस्ट लोकेशंस हैं वहाँ पर कारपेट शॉप, हैंडीक्राफ्ट शॉप कश्मीरी मुसलमानों की हैं, टॉप है। आप जितने भी नौकरियां संस्थान देखें, मीडिया से लेकर आईटी सेक्टर से लेकर बाकी, वहाँ पर कश्मीरी मुसलमान हैं। तो कश्मीरी मुसलमान का जो फ्यूचर है वो हिंदुस्तान के साथ रहा है। वो एक नया दृष्टिकोण हिंदुस्तान ने उनको दिया है। हाँ, अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर में। इन्वेस्टमेंट की बातचीत हुई है लेकिन बहुत इन्वेस्टमेंट अभी हुई नहीं है, एटलीस्ट दिख नहीं रही है। तो वो करने की ज़रूरत है। जॉब्स जो हैं, नौकरियां जो हैं, वहाँ लोगों के लिए करने की ज़रूरत है। लेकिन कश्मीरी पंडितों की जब तक आप बात करते हैं, ये तो जॉब नौकरियां तो दूर की बात है, अभी तक वो भी नहीं हुआ। जो मनमोहन सिंह ने अनाउंस किया था 6000 नौकरियां, उसमें बहुत सारी पेंडिंग है, वो नहीं मिली हैं। लेकिन पहले तो आप एक एपेक्स बॉडी बनाइए। एपेक्स बॉडी आप जम्मू कश्मीर के स्तर पर और नेशनल स्तर पर बनाइए, जिसमें अभी जो मोदी सरकार है और जो जम्मू कश्मीर में अब उमर अब्दुल्ला की सरकार है, वो एपेक्स बॉडी कश्मीरी पंडितों की होगी, अलग अलग आइडियोलॉजीज से होगी, अलग अलग जगहों से होगी हिंदुस्तान में, जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे कश्मीरी पंडित के, और वो बातचीत करेंगे उमर अब्दुल्ला सरकार से और मोदी सरकार से कश्मीरी पंडितों के हित के लिए और फ्यूचर के लिए। ये तो एक पहला एक छोटा कदम होना चाहिए, चाहे बातचीत शुरू हो पाए, क्योंकि पिछले 20 सालों से मुझे नहीं लगता कि कोई बातचीत इतनी ज़्यादा हुई है। मुझे तो आगरा समिट का याद है, जब परवेज़ मुशर्रफ आए थे या मनमोहन सिंह ने फिर बातचीत की थी, तब शायद टोकन एक बार या 2 बार कश्मीरी पंडितों को बुलाया होगा। तो मुझे लगता है कि हाँ, अमित शाह और मोदी जी डेलीगेशन ऑफ कश्मीरी पंडित से मिले हैं बीच बीच में, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट डायलॉग कश्मीरी पंडितों के साथ करने की अब आवश्यकता है, और वो तभी होगी जब एक एपेक्स बॉडी ये लोग बनाएंगे। सर, क्या कोई भी कश्मीरी पंडित कई कश्मीरी पंडित संपर्क में होंगे, कोई भी कश्मीरी पंडित ऐसा है जिससे वहाँ के कोई मुसलमान जुड़ा हो आज भी? बिल्कुल जुड़ा हुआ है। मेरे तो खुद उनके क्या मत हैं, उनके क्या विचार हैं आप लोगों को लेके? देखिए, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं कश्मीर में जो मुसलमान हैं। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो मुसलमान हैं, डॉक्टर हैं वहाँ पर, वो अलग अलग फील्ड्स में रहे हैं, इवन फोर्सेस में भी रहे हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो, आर्मी हो। और जितने मेरे दोस्त हैं उनका तो मत बिल्कुल क्लियर है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि आतंकवाद या अलगाववाद की कोई जगह नहीं है कश्मीर में। उनका पूरा मत है कि कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ और कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलना चाहिए। मेरे खुद जो कश्मीरी मुसलमान दोस्त हैं, उन्होंने एट एन इंडिविजुअल लेवल मुझसे माफ़ी मांगी है, हालांकि उनका कोई दोष नहीं था, फिर भी उन्होंने माफ़ी मांगी है और कहा है कि ये गलत है। उसको मैं एकदम सैल्यूट करता हूँ, सराहता हूँ, बिल्कुल। लेकिन जब तक एज अ सोसाइटी कश्मीरी मुसलमान माफ़ी ना मांगे और ये कहना बंद कर दे कि जगमोहन ने किया था या ऐसा तो हुआ ही नहीं, क्योंकि माफ़ी भी अभी किसी ने नहीं मांगी, कोई माफ़ी नहीं मांगी। तो उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और जो पॉलिटिकल क्लास है, फारूक अब्दुल्ला हैं, बाकी हैं, इनको सामने आना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि ये गलत हुआ, और बोलना चाहिए कि कश्मीरी मुसलमान आतंकवादी इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने ये किया हिंदुओं को भगाने के लिए, और अब वक्त आ गया है जब इंसाफ हो और कश्मीरी पंडित वापस आएँ। कश्मीरी पंडित अगले कुछ सालों में तो वापस नहीं आने वाले, ये स्पष्ट सी बात है, क्योंकि अभी भी डर का माहौल है। अभी भी मैं भी वहाँ पर जाता हूँ, मुझे दिल्ली में सिक्योरिटी है, वहाँ पर सिक्योरिटी मिलती है, तो मैं अगर फ्रीली नहीं घूम सकता तो कैसे लोग वहाँ पर फ्रीली घूम सकते हैं? अभी भी लोग एज ए टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, लेकिन ओनली एज ए टूरिस्ट, कुछ टाइम तक मंदिरों में वहाँ पर पूजा करने के लिए, गुलमर्ग पहलगाम जाने के लिए, दूध पथरी जाने के लिए। लेकिन अभी भी ऐसा माहौल नहीं है कि वहाँ पर मैं घर खरीद सकूँ और वहाँ पर परमानेंटली सेटल हो पाऊँ। सर, 16 साल की उम्र में आपने कश्मीरी पंडितों के लिए पहला कुछ बड़ा कदम उठाया था, उसके बारे में कुछ बताएं। 16 साल में यही हुआ था कि मैं सबसे पहले तो मैं 12th की कक्षा में था और प्रियदर्शनी मट्टू एक केस हुआ था यहाँ पर रेप और मर्डर का 96 में, उस पर मैंने एक कैंपेन लॉन्च किया। हालांकि बहुत ही एक हम्बल वे में, एक ऑनलाइन पिटिशन, उन दिनों इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर ये सब कुछ भी नहीं था, एक्स कुछ भी नहीं था, तो सिर्फ एक वेबसाइट थी petitiononline.com। तो प्रियदर्शनी मट्टू पे मैंने एक कैंपेन लॉन्च की न्याय के लिए,
और वो प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हुआ। उन्हीं दिनों जैसिका लाल का भी केस आया, तो इतना बड़ा हुआ कि 5,000 से 10,000 लोग जो है जंतर मंतर पे आए प्रदर्शन करने के लिए। उसमें बड़े लोग अनुपम खेर, मेनका गांधी, रोशन सेठ, बहुत 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 लोग आए। और अगले ही दिन दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया हमारे प्रोटेस्ट का और उस केस को डेली हियरिंग पे डाल दिया। तो जो उसका क्रिमिनल था, अक्यूज था संतोष कुमार सिंह, जिसने रेप और मर्डर किया था, और वो फ्री था 10 साल से, वो लॉयर बन गया था, दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा था 30,000 में, उसको अरेस्ट किया गया इमीडिएटली और फाइनली 2 महीने में उसको डेथ सेंटेंस दिया गया, सजाए मौत। हालांकि अगले 2 साल में उसको फिर वो कम्यूट करके लाइफ सेंटेंस दे दिया। आज भी संतोष कुमार सिंह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। तो ये एक बहुत बड़ा केस बना जिससे लोगों ने मुझे भी पहचाना है, मेरा एक क्लेम टू फेम बना। उसके बाद मैंने सोचा कि ये मैंने किया, लेकिन मैंने अपने समुदाय के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं किया। तो मैंने एक संस्था बनाई रूट्स इन कश्मीर अपने दोस्तों के साथ। उसमें भी मैं सबसे छोटा था, 16 साल का, 17 साल का। और बड़े बड़े मेरे लोग थे, मेरे मतलब जितने भी मेरे मित्र उस ज़माने में बने वो कम से कम मुझसे 5 से 10 साल सब लोग बड़े थे। आज भी बहुत अच्छे मित्र हैं। तो हमने ये फैसला किया कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे हो, वर्ल्ड रेफ्यूजीज़ डे हो, या जितने भी हमारे दिन हैं, एक्सोडस डे, हॉलोकॉस्ट डे, उसको मनाना है, लोगों को जागरूक करना है कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ, और सरकार के ऊपर प्रेशर डालना है कि न्याय ज़रूरी है। और मुझे ये लगता है कि उन दिनों जो हमने ये कैंपेन लॉन्च की, उसी का रिजल्ट ये है कि पहली मीडिया डिस्कोर्स में आजकल कश्मीरी पंडितों की बात होती है, सोशल मीडिया पे एक वायरल होते हैं क्लिप्स कश्मीरी पंडितों के बारे में। आप कश्मीरी पंडितों के ऊपर मेरा एक इंटरव्यू ले रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल जैसी फिल्म बनाई, विधु विनोद चोपड़ा ने शिकारा जैसी फिल्म बनाई, और एक लोगों को पता चला, क्योंकि मैं भी बहुत लोगों से अपने मीडिया करियर में मिला, मैं पूरा हिंदुस्तान घुमा हूँ, और लोग मुझे हमेशा कहते थे हमने तो सुना नहीं कि कश्मीरी पंडितों के साथ इतना बुरा हुआ। ये बड़ा सवाल था कि फिल्मों का, और सबसे पहले तो ये है कि भारत की जनता का कितना बुरा योगदान है कश्मीरी पंडितों का, ये भूलना जो उनके साथ हुआ। देखिए, पहले तो मैं आपको ये कह दूं कि जो मेन स्ट्रीम हमारा मीडिया है, दूसरा जो मेन स्ट्रीम इंटेलिजेंसिया है, चाहे वो प्रोफेसर हों, एक्टिविस्ट हों, टीचर्स हों, बाकी लोग हों, उन्होंने कश्मीरी पंडितों की बिल्कुल जो है सुनवाई नहीं की। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को पूरी तरीके से बुला दिया। उन्होंने सोचा हाँ कश्मीरी हिंदुओं का हुआ है। या तक ये भी हुआ कि मीडिया ने इतना कवरेज नहीं दिया उस समय, तो लोगों को पता नहीं चला। आप ये सोचिए, 90 का दशक है, तब दूरदर्शन था सिर्फ, तब प्राइवेट सैटेलाइट चैनल भी नहीं थे, तब सोशल मीडिया तो था ही नहीं, और अखबार हुआ करते थे। 2-2 दिन लेट जो है खबर आपको पता चलती थी, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस में आए, हिंदुस्तान टाइम्स में आए, टाइम्स ऑफ इंडिया में आए। तो रेडियो से लोगों को जागरूक होते थे। उन दिनों ज़्यादा कवरेज भी नहीं हुई। एक साप्ताहिक है जिसमें जो है मेरे पिताजी का इंटरव्यू लिया गया 90 में, और फिर इंटरव्यू छापा ही नहीं गया। और वो सज्जन जिन्होंने इंटरव्यू लिया था वो पिछले प्रधानमंत्री के सलाहकार थे। तो ऐसी चीज़ें भी हमारे साथ हुई। एक बहुत बड़ी महिला संपादक हैं जो नई दिल्ली का बहुत बड़ा एक चैनल है, उसमें काम करती थी कई सालों तक। उन्होंने मुझको बुलाया एक इंटरव्यू के लिए और बोला कि आपको कश्मीर लेके जाएंगे और आप 10-15 नाम और दे दीजिए। और अंत में हुआ क्या, मुझे और उन 10-15 नामों को बैन कर दिया। लेकिन अलगाववादी जो नेता थे, अलगाववादी विचारधारा के लोग थे, उनको बुलाया गया। मिलते रहे, तो वो उनसे मिलते रहे और उन्हीं के ऊपर जो है प्रोग्राम भी होते रहे। हाँ। यासीन मलिक के ऊपर प्रोग्राम होते रहे, सजाद लोन के ऊपर प्रोग्राम होते रहे, JKLF हुर्रियत के ऊपर प्रोग्राम होते रहे, और कश्मीरी पंडितों को एकदम जो है हटा दिया। और इन्हीं महिला जो है संपादक हैं, इनका एक क्लिप वायरल हुआ कि कश्मीरी पंडित जो हैं इकोनॉमिकली रिच थे बहुत कश्मीर में कई सालों तक, और उन्होंने मुसलमानों के साथ भेदभाव किया। अरे भाई, हमारी पॉपुलेशन ही कितनी थी, हम कैसे भेदभाव कर सकते थे? हम जो है टीचर्स के रूप में वहाँ पर जाने जाते हैं। हमारे कश्मीर में जब कश्मीरी पंडित निकल गए वहाँ से, तो कश्मीरी मुसलमानों ने भी ये माना कि ये लोग तो सब अध्यापक थे यहाँ पर, ये लोग तो स्कूल चलाते थे, कॉलेज चलाते थे, हमारे अकाउंट्स देखते थे, और हमारा अगले 10 साल तो हमारी बर्बादी होगी, कोई पढ़ाने लायक यहाँ पर बचा नहीं। तो ये एक सच्चाई है कि मीडिया या पॉलिटिकल पार्टीज या जो इंटेलिजेंसिया है, उन्होंने पूरी तरीके से हमें बुला दिया और ये दिखाने की कोशिश की कि वहाँ अलगाववादी और ये जो नेता हैं, इन्हीं की सच्चाई है, इन्हीं के साथ गलत हुआ है, और इन्हीं की बात जो है सुननी चाहिए, चाहे पाकिस्तान की बात सुननी चाहिए या अलगाववादी नेता की। आज की सच्चाई ये है कि अलगाववादी ख़त्म हो गए हैं, वो इतिहास के डस्टबिन में पड़े हैं। चाहे गीलानी है, उनकी मृत्यु हो गई, यासीन मलिक जेल में है जो कभी बाहर नहीं आएगा, और मीरवाइज अपने जो है घर में है, वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि वो एक मॉडरेट था
हुर्रियत में भी, अलगावादियों में भी, उसको ये लगता है कि किसी दिन आइसिस या बाकी जो आतंकवादी संस्था हैं या ज़्यादा रेडिकल विचारधारा वाले लोग हैं, अलकायदा हैं या हुर्रियत का ही जो हार्डलाइन फैक्शन है, वो मुझे अटैक ना कर दे। क्योंकि आप देखिए मीरवाइज के पिताजी को भी 90 के वहाँ पर मारा था और आज तक जो है कश्मीरी कभी बाहर नहीं आए और कहा कि पाकिस्तान ने उन्हें मरवाया है तो पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। सर, आज की जो जिंजी है, ये कश्मीरी पंडित के तौर पर आप उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? और मैं चाहूँगा कि आप लास्ट में कुछ कश्मीरी भाषा का प्रयोग करें ताकि हम अच्छे से वो हो पाए, कि लोगों को कनेक्ट कर पाएँ कि कश्मीर क्या है। देखिए, पहले तो मैं सैल्यूट करना चाहूँगा अपने समुदाय को, क्योंकि हमने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, हमने किसी के खिलाफ बंदूक नहीं उठाई। हमारे साथ बहुत गलत हुआ, इतिहास साक्षी है कि हमारे साथ कितना गलत हुआ, चाहे वो नरसंहार हो, चाहे हमारे घर लूट दिए गए हों, जला दिए गए हों, मंदिरों को अपवित्र पूरी तरीके से कर दिया हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे समुदाय में एक दृढ़ संकल्प रहा कि हम एजुकेशन, अपनी पढ़ाई पूरी करें, उस पर एम्फेसिस रहा, ना कि बदला लेने पर। और उसी पढ़ाई के बलबूते पर हम जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पहुँचे हैं। मुझे ऐसे बहुत केसेस हैं, मैं तो चलो एक मामूली सा पत्रकार हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस हैं जहाँ कैंप में लोग रहे हैं और उसके बाद आज वो CEO हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, आज वो अमेरिका में या बाकी जगहों पे CEO हैं, बैठे हुए हैं। बहुत सारी मीडिया संस्था के भी जो हेड हैं इंडिया में, वो कश्मीरी पंडित हैं और CEO हैं। तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ पढ़ाई और सच्चाई के बलबूते पे हुआ है। और कश्मीरी में तो मैं यही कहूँगा कि Mion नाव छु आदित्य राज कौल, मैं छुस सेठा खुश कि आज छुस बह विष्णुअस सत ये बिहित TV9 दफ्तरस मस, बह छुस पाने ये एडिटर, मगर आज वोन एम मे कि आज करो अस यथ पे कथ तो बड़ जान छु कि कशर मज छुस बह आज कथ करान TV9 भारतवर्ष स्टूडियोस मस, तो मे छु बासान कि आज न तो पगह कुन दो गसव अस पनुन कश्मीर वापस, तो कशीर छ तती, अस ति छ यति, अस प्रारान सु कर मौका मिले ऐसे कि अस गसव कशीर वापस। धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।